पीडीएफ मिल गया आप लोग को? सेटेलाइट बना हुआ है इसमें तो। एक्स्ट्रा है, तो अब हमको लगता है दमा हो गया, हमको लगा बहुत ज्यादा लेके बैठा है तू। बच गया, सबको पीडीएफ मिल गया लाइव में सब लोग को? जीडीपी बढ़ा दिए हैं, जीएनपी वगैरह सब कुछ तो अच्छे नहीं। तो जीडीपी का पीडीएफ है जी, तो खत्म ही हो गया है। आगे आपको पता है नेशनल इनकम का, बेरोजगारी का, ये सब का पीडीएफ बचा हुआ है। ठीक है, आज उसको बताते हैं। नेशनल इनकम कल कुछ बताए थे, कई सारी चीजों को उसमें शामिल किया जाता है। चलो बाबू देखते हैं ध्यान से। जब नेशनल इनकम, अभी नेशनल इनकम बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना आराम से नहीं खत्म होगा नेशनल इनकम। अभी तो बस हल्का सा झलक दिखलाए थे नेशनल इनकम में, मैंने पूरे देश का कितना पैसा है। अभी उसका थोड़ा सा लंबा टॉपिक आता है नेशनल इनकम का, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन एकदम अच्छा से आप लोग को बनेगा। 3-4 चैप्टर होगा तो एक ही बार टेस्ट ले लेंगे, सोचते हैं नेशनल इनकम के बाद ले ले। हाँ चलो बाबू ध्यान से समझते हैं। जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में देश के सभी सरकारी, प्राइवेट, निगम और इन्वेस्टमेंट को शामिल कर लेते हैं, और उससे जो पैसा आता है क्या निकल जाता है? नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम पर इस नेशनल देश का अधिकार होता है। और देश में कौन रहते हैं? जनसंख्या रहती है, देश में जनसंख्या। तो टोटल नेशनल इनकम में जब आप टोटल किससे भाग दे देते हैं? जनसंख्या से। टोटल नेशनल इनकम में किससे भाग देते हैं? टोटल जनसंख्या से क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। तो यह निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या निकल जाता है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम हो जाता है। ऊपर करो तो इसको क्या कर रहा है, और ऊपर। सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच दोनों को एक साथ नहीं लाना चाहिए था, दोनों में दिमाग लगता है। रूपाली कुमारी, कमेंटवा पढ़े तो नमवा को हाईलाइट कर दिया कि देखिए मतलब पूजा कौन है। अमूमन हम बस कमेंट पढ़ते थे, नाम तो पढ़ते नहीं, जानबूझ के हाईलाइट कर दिया कि मतलब क्वेश्चन किसका है। रे पड़ोसी वाला, पड़ोसी वाला आगे मत बैठा कर तुम लोग, देखो उसको पहचान के रखो। एगो आई कार्ड अलग बनाओ पड़ोसी वाला सबके लिए। दोनों में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है जी। ओहो देखो बहुत ध्यान से, नेशनल इनकम में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो उसमें आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय एक साल का निकलता है। हम लोग का प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,20,000 है। हर व्यक्ति लगभग 1,20,000 लगभग है। 2012 मतलब अभी का 1,20,000, तो 1,20,000 रुपया आपका क्या है? प्रति व्यक्ति आय। कितने का? साल भर का। साल में कितने महीने? 12 महीने। 12 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। कितना हजार हो गया? 10,000। यानी देश का जितना पैसा है सब में बांटिएगा ना, एक आदमी को कितना मिलेगा? 10,000। अकाज ने मोदी जी 15-15 लाख दे रहे थे इनका अलग हिसाब था। प्रति व्यक्ति आय यही आता है हम लोग का देश का, 1,20,000 रुपया प्रति व्यक्ति का, साल भर का। एक व्यक्ति को कितना देगा? 10,000। इतना नीचे भारत का प्रति व्यक्ति आय। देखिए जब जीडीपी आगे बढ़ती है तो इससे यह पता चलता है कि देश में प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन की संभावना भी ज्यादा है, वहां फैक्ट्री लगाना उचित रहेगा। लेकिन जब देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो पता चलता है कि देश के लोग खुशहाल हैं या नहीं है। 10,000 रुपया एक व्यक्ति को, पूरा देश का नेशनल इनकम बांटेंगे, एक आदमी को कितना मिलेगा? 10। सब खुशहाली चलाएगा हाथ में। हाँ जनसंख्या उतना नहीं है वहां पर। देखो देखो एक ऐसा गधा, इसको ब्लॉक मारो तो कर रहा है पीके सब, इसको मारो ब्लॉक मारो, पिछले बैच से परेशान है। पीके सर का क्लास चल ही रहा है, पूछ मारा है पूरा यहाँ पर। देखिए बाबू, किसी भी देश में खुशहाली देखना है तो क्या चीज देखना चाहिए? पर कैपिटा आय, पर कैपिटा इनकम। और अगर आपको उस देश में फैक्ट्री लगाना है तो क्या देखना चाहिए? जीडीपी। अब जैसे श्रीलंका की जीडीपी पूरी तरह से क्या हो रही है? चौपट हो रही है। बिजली तक देने का वहां पे नहीं है, वहां पे बहुत सारा समस्या आ गया है श्रीलंका में पैसा की कमी की वजह से। तो नेशनल इनकम बटा जनसंख्या क्या निकल जाता है? पर कैपिटा इनकम। भारत में अर्थव्यवस्था में एक ही समस्या है और वो समस्या है पर कैपिटा इनकम की। हमारे यहाँ मेंटेलिटी ये है कि घर का 1 से 2 आदमी कमाता है। ठीक है, अब देखिएगा आपके घर में कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा दोनों कमाते हैं? ऐसे लोग हाथ उठाइए जिनके मम्मी पापा दोनों कमाते हैं। ठीक है, सबको पैसा ज्यादा लेने लायक है। ये लोग देश के विकास में ज्यादा योगदान दे रहे हैं पर कैपिटा इनकम के सेंस में। देश में योगदान सबका है, एक रिक्शा वाला से लेकर एक किसान से लेकर सबका। लेकिन पर कैपिटा इनकम में जिनके घर में मम्मी पापा दोनों कमा रहे हैं वो ज्यादा योगदान दे देते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति कमा रहा है। यहाँ पर शहरों में जो होता है देखिएगा विकास ज्यादा होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है। वहाँ मतलब मम्मी भी कमाने किसी की चली गई ऑफिस, पिता भी चले गए, बेटा भी कोनो ऑफिस में चला गया यहाँ पे। और गाँव में तो ऑफिस नहीं होता है, जाएगा कहाँ? खेत रहता है, परोरा सब्जी बो दिया, कभी कोहड़ा बो दिया, यही सब हो गया। तो गांव में जो है वो ज्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं है, जबकि शहर में ज्यादा है। सर पाकिस्तान भारत से कैसे ज्यादा खुशहाल है? जनसंख्या ज्यादा नहीं है उसकी, उतना बड़ा देश है और उसकी जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है। समझा गया? अब आपको एक बात बताते हैं, हमें अपने पूरे क्लास के लड़कों को अगर एक लड्डू खिलाना है तो कम से कम 6 लाख रुपए लगेंगे। ये ऑफलाइन वालों को एक लड्डू खिलाने में
ये बताओ 6 लाख रुपया अगर हम अपना खिलाए तो आपको क्या मिलेगा? एगो लड्डू। समझ में आ गया जनसंख्या कितना खतरनाक रोल निभाता है। 6 लाख रुपया में क्योंकि खूब अच्छा से लाइफ सेटल हो जाएगा, बिजनेस चालू कर सकता है। गांव का एक छोटा मोटा कोई भी छोटा मोटा दुकान का अच्छा से लगा देगा। और यहाँ क्या मिल रहा है? लड्डू। इसीलिए नहीं खिलाते कभी आप लोग को। देखते हैं पहले पहले जब कोचिंग में लड़के उतने नहीं थे, एकदम शुरुआत में तो कभी कभी हो जाता था, तो दही चूड़ा भी हो जाता था। खिचड़ी के दिन दही चूड़ा खूब बढ़िया से मंगाते थे। अब कौन सी दही ले आना पड़ेगा टैंकर में भर के। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आप ध्यान से देखते हैं। किसी भी जगह को अगर आगे ले जाना है तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? पर कैपिटा इनकम। गांव में पर कैपिटा इनकम का उतना साधन भी नहीं है, शहरी क्षेत्र में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। भारत की ये मूलभूत समस्याएं हैं। हालांकि पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज किए बिना आपका देश बहुत आगे नहीं जा पाएगा। इससे कई फायदे होते हैं। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो गांव घर के ज्यादातर लोग कमाते हैं, इसलिए उनका जीवन शैली भी अच्छा होता है। अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, खान पीन अच्छा रहने की वजह से बीमार कम पड़ते हैं। अब खाना न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो बीमार ज्यादा पड़ेंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या है कि सारा फोकस कहां करना पड़ता है? विकास पर। उद्योग लगाएगा, सड़क लगाएगी, बड़े बड़े कारखाने लगाएगी, गवर्नमेंट एयरपोर्ट बनाएगी, इससे अर्थव्यवस्था ज्यादा जाएगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो लोगों के पास पैसा कम है, तो सरकार इंजेक्शनों अपने पैसा से लगवा रही है, राशन अपने बांट रही है, सब इसमें बांट रही है, क्योंकि ओवरऑल उनको चुनाव भी जीतना रहता है। तो सारे चीज को ले देके देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? पर कैपिटा इनकम का। आगे बढ़ जाए। भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग 1,20,000 आता है। भारत में किसी भी जगह का औद्योगिक विकास को दर्शाने के लिए क्या जरूरत है? जीडीपी देकर। और देश की खुशहाली दिखाने के लिए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम विकास दर में ये दोनों को शामिल किया जाता है। विकास दर में किसे शामिल किया जाता है? दोनों को। दोनों का विकास ज्यादा होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितनी विधियां थी? 2, जबकि दुनिया में 3। आय विधि, उत्पादन विधि और बचत विधि। क्या भारत में बचत विधि का प्रयोग होता है? भारत में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है या कम है? इस कम प्रति व्यक्ति आय के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या और बेरोजगारी। लेकिन जनसंख्या वही चिल्ला सकते हैं जिनको बहुत दूर तक आइडिया नहीं है। भारत की फर्टिलिटी रेट 2.7 है, मतलब 2.8 है फर्टिलिटी रेट। यानी एक अमूमन जो दंपति है, एक लोग से लगभग 2.8 लड़के जन्म लेते हैं। यानी ओवरऑल में देखिएगा तो भारत का जनसंख्या रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं है। फर्टिलिटी रेट 2 अच्छा माना जाता है, एक लड़का एक लड़की। लेकिन भारत का फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो आने वाले फ्यूचर हमारे लिए समस्या नहीं है। भारत की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या वो जनसंख्या जो बढ़ चुकी है उसका क्या किया जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है लोग सिस्टम। जो जनसंख्या बढ़, एक बात बताइए, आपके घर में 10 गो हम कबाड़ ट्रक रख दे जो न चल सकता है ना कुछ भी नहीं कर सकता, आपके लिए समस्या हो जाएगी कि नहीं? लेकिन 10 के जगह अगर हम 100 को ट्रक डाल दें एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में, आपको समस्या होगी कि कमा के लाल हो जाएंगे? बताइए, जनसंख्या कमाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, बशर्ते आप उसको जनगणना के काम में केवल रखें। हर व्यक्ति को जनसंख्या के हिसाब से उसको ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। पूरी दुनिया का मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। अगर कहीं मान के चलिए अमेरिका में कोई पुल बन रहा है और हाइट पर वहां पे नट बोल्ट कसना है या वो करना है, तो अगर भारत सरकार का एक वेल एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी होता है जिसमें हर चीज का स्पेशलिस्ट हो जाता है, वहां पे जैसे बिजली का खंभा लगता है, बड़ा बड़ा देखते हैं टावर लगा ट्रांसमिशन में, सारा मिस्त्री नहीं लगा पाता, उसका स्पेशलिस्ट आता है। तो भारत का एक यूनिवर्सिटी रहता है जहां पे इसी का स्पेशलिस्ट रहते सब, एकदम जबरदस्त रहते सब। पता चला ऑस्ट्रेलिया में लगाना है तो भारत से जा रहा है, अमेरिका में लगा रहा है भारत से लगा रहा है। तो आपके सामने 2 रास्ते, जो जनसंख्या बढ़ चुकी है या तो इसको लेकर रोते रहिए या तो इस जनसंख्या को मानव संसाधन बना दीजिए। हमसे ज्यादा जनसंख्या का समस्या चीन के पास था। चीन ने अपने हर लोगों को क्या बना दिया? संसाधन बना दिया। कहा कि कोनो ना कोनो काम सीख लेना तो मार डालेंगे हम तोरा। और उसने पूरा प्रॉपर एजुकेशन पर ध्यान दिया। चाइना ने अपने देश में ऑनलाइन एजुकेशन पर बैन लगा दिया, क्योंकि ऑनलाइन वाला बहुत महंगा फीस लेता है सब। तो आ गया कि चाइना की कभी भी एजुकेशन को हम बिजनेस बनने नहीं देंगे। और हमारे यहाँ एजुकेशन क्या बन चुका है? बिजनेस बन चुका है। और भाई 4-4 लाख रुपया फीस ले लेता है, 1 लाख रुपया फीस। कौन सी का फीस है भैया? 1 लाख। कोटा में जाइए ना, बहुत बड़ा। चाइना ने इस पर क्या कर दिया? बैन लगा दिया। तो बताइए, भारत में जनसंख्या जो है वो एक समस्या है, लेकिन उससे निपटने का कोई रास्ता होना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो हमारे तो फ्यूचर वाली समस्या उतनी खतरनाक नहीं है जो अभी बढ़ चुकी है, इसको क्या दीजिए? मानव संसाधन बना के भेजिए। भारत से लगभग 55 लाख लोग विदेश में काम करते हैं। उस 55 लाख लोग में से 5 को भारत सरकार नहीं भेजा है। जो 5 लोग ना, 55 लाख लोग अपने से पासपोर्ट बनवाए हैं, अपने से वीजा बनवाए हैं, अपने किसी दलाल को पकड़े हैं, वो विदेश में जाके नौकरी खोजा है और वो दलाल इनसे कहा कि तोरा से हम 2 लाख रुपया लेंगे। अपने से किया है। सरकार रहती तो कितना बेहतरीन काम रहता कि नहीं रहता? भारत वाले हर तरह के माहौल में फिट हो जाते हैं। तो जनसंख्या को अगर रोजगार में देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? और अगर आप इनको कोई टेक्निकल या स्किल नहीं सिखा पाएंगे तो क्या होगा? बेरोजगारी। तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है पर कैपिटा इनकम गिरने का, बेरोजगारी। बेरोजगारी अभी भारत की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे स्वरूप होते हैं जिससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? सर ये बात मोदी जी को बताओ। हर बतिया नहीं ना सुनते हैं लोग, समझना? देखिए, गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, बट गवर्नमेंट कभी जमीन पर नहीं उतरी है चुनाव के अलावे। चुनाव में वो लोग गाँव जाते हैं। मोदी जी का एक प्रोग्राम है स्किल इंडिया प्रोग्राम, गांव गांव में उसका एक सेंटर लगा, वो कल पैसा लूट के खत्म कर देता है। उसका सेंटर बनाना चाहिए आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक जगह,
कि जिसको एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल सीखना है यहाँ आओ, गांव गांव में सेंटर नहीं, सब सर्टिफिकेट बांट देता है, उसका 2-4 जिला में एक बनाना चाहिए, वहां आके उसको स्किल सिखाइए कि वर्ल्ड लेवल पे किस तरह का वेल्डर की जरूरत है। देखिए आपको रोजगार अगर देश के बारे में सोचना है तो पढ़े लिखे को भी देना है, जो कम पढ़ा लिखा है उसे भी देना है, दोनों को देना है। तो पढ़ा लिखा वाला तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ लगा के घुस जाता है, पढ़े लिखे के अब आप ही लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप जिंदगी में बेरोजगार बैठ सकते हैं, कभी बैठेंगे? अरे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी कुछ मिला कहीं ना कहीं तो घुस ही जाएगा सब। लेकिन समस्या ये है जो कम पढ़े लिखे हैं उनको के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। अब वर्ल्ड लेवल में कैसे वेल्डर की जरूरत है, अब भारत वाला वेल्डिंग कैसे मार देता है, कुछ पकड़ा आएगा, झाड़ दिया, झट से मार दिया, हम लोग भी वेल्डिंग मार देते, आधा बेंच तो हम ही बना दिए इस साइड का, पहले हम वेल्डिंग बहुत अच्छा मारते थे पेंट, अब हम, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल का तो है नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक वर्ल्ड लेवल की जो जरूरत है उस तरह का स्किल सेंटर सोचे और वहां से सर्टिफिकेट दे, और खुद भारत सरकार कहीं विदेश में भेजे, दुनिया में हर जगह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पे, और वहां जाके भेजे तो काम अच्छा से मिलेगा। तो पढ़े लिखे लोग के लिए ज्यादा समस्या नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग उनके लिए ज्यादा समस्या। देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी कोई इंसान अपने पुरानी नौकरी को छोड़ता है और नई नौकरी में जाता है, पुरानी नौकरी में छोड़ता है और कहां जाता है, नई नौकरी, तो इस दौरान वो कुछ समय के लिए क्या रहता है, बेरोजगार, उसी को क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इस ये आता क्यों है, 2-3 रीजन है। जब कोई पुरानी टेक्नोलॉजी बंद हो जाए और उसके जगह पे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसमें कौन सी बेरोजगारी आती है, घर्षणात्मक। जैसे नोकिया का जब मोबाइल था तो आपका कीपैड वाला था, खटखट खटखट दबिए, धीरे धीरे अब कीपैड का जमाना चला गया, अब किसका जमाना आ गया, स्क्रीन टच। तो पहले जो मोबाइल के रिपेयर वाले जो मैकेनिक होते थे वो कीपैड पर फिक्स होते थे, लेकिन जैसे एंड्रॉइड आया उनको वो क्या हो गए, बेरोजगार, वो दुकान वाले क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। लेकिन वो दुकान वालों को पता था कि हमारा टेक्निकलिटी किसमें है, मोबाइल के सेक्टर में, तो वो लोग क्या किए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना का ट्रेनिंग ले लिए दिल्ली मुंबई जाके कहीं पे भी, और वो जब सीख लिए तब यहाँ आके अपना फिर से दुकान खोल दिए, जख्मी मोबाइल का अस्पताल, ऐसे मोबाइल का दुकान खोल दीजिए वहां पे। तो ये होता है, इकोनॉमिक्स में हर चीज होता है। अब हमें तो बस इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, मार्केटिंग थोड़े पढ़ाना है, मार्केटिंग में 2-4 चीज ऐसा होना चाहिए जो चीज एकदम अलग इंपैक्ट डाल दे किसी चीज के ऊपर। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो नई पुरानी चीज को छोड़ के नई चीज में आने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। पहले हम इसी क्लासरूम में हरे रंग के बोर्ड पर चौक से पढ़ाते थे और इतना गद्दा हो जाता था ना कि नाक में घुस जाता था, चौकवा बड़ी ज्यादा उड़ता था, चौक से पढ़ाते थे। चौक के बाद धीरे धीरे जमाना आया मार्कर का, तो चौक के बाद मार्कर पे आया तो उतना लिखाई नहीं जाता था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन जब जमाना आया किसका, डिजिटल, तो लॉकडाउन लग गया डिजिटल में क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया। जैसे लाए थे इस पैनल को लगाए थे हम 5 मार्च को, मतलब मार्च के फरवरी का लास्ट था या मार्च था, इसे 3 से 4 क्लास लिए होंगे इस पे, कि होली की छुट्टी हुई थी और होली की छुट्टी के बाद तो छुट्टियां रह गया, खुला कहाँ। हम इस पे सीख रहे थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से कलर चेंज किया जाता है, कहाँ से रबड़ लेना है, पीडीएफ कहाँ से लाना है, अभी सीख रहे थे कि क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया। तो शुरुआत में हम देखेंगे लॉकडाउन में हमारा लगभग 100 से 200 ऐसे वीडियो होंगे जो सफेद बोर्ड पर पढ़ाए होंगे, हम आता ही नहीं था इस पे पढ़ाने, और ये रह गया था पटना में और हम रह गए थे कहाँ पे, गाँव में। और वहां पे हम क्या करें, बोर्ड पे ऐसे पढ़ाते थे चुपचाप। हम कहे कि यार टेक्नोलॉजी बदल रही है और अभी हो घर्षणात्मक का समय, और लॉकडाउन में हम घर्षणात्मक रह जाएंगे। खुद एक ट्रक लेके आए कहाँ, पटना गांव से, खलासी बन के, एगो ड्राइवर था वो, हम आधा दूर चलाए आधा दूर हम चलाए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मास्टर है कि ड्राइवर है हमने काम लायक थोड़ा बहुत जानते हैं, तुम टेंशन मत ले, लॉकडाउन में सड़क पे तो भीड़ है नहीं। अच्छा भीड़ भाड़ में ट्रक नहीं ना हम लोग चला पाएंगे, लॉकडाउन में सड़क पे काम, दिन में डर लगता था, सड़क पे कोई था ही नहीं, वहां पे पानी उनी भी कुछ नहीं मिलता था। तो लाए वहां पे, और उसके बाद फिर क्या किया, पैनल पे पढ़ाना चालू किया। लेकिन जो इस दौरान का टाइम था 6 से 7 महीना तक का, वो क्या था, घर्षणात्मक बेरोजगारी। उसके बाद जब पैनल पे हाथ सेट हो गया तो धीरे धीरे सबको पसंद आ गया पढ़ाई लिखाई, अब तो सब आदमी को पता चल गया कि पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी पर आदमी शिफ्ट होता है, तो इस दौरान जो टाइम डिले होता है उसे क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या घर्षणात्मक बेरोजगारी ज्यादा दिन के लिए होता है, याद रखिएगा, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था या किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था, सबको अपनी इकोनॉमी लेकर चलनी होती है। एक किसान के लिए उसका परिवार, एक सबका अपना अपना लेवल है। बड़ी कंपनी जिसने शिफ्टिंग पैटर्न को नहीं समझा वो उसको बर्बाद होना फिक्स है। शिफ्टिंग पैटर्न मतलब पब्लिक को क्या चाहिए। अगर हम अभी भी मार्केट पे पढ़ा रहे होते क्या होता, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन इससे आया कि नहीं आया, बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। पूरी दुनिया 2012 में जावा सिस्टम को छोड़कर, सिम्बियम सिस्टम को छोड़कर एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो रही थी, एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो रही थी। इस समय 2 कंपनियों ने बहुत अपने आप को स्मार्ट समझा। एक का नाम था नोकिया। नोकिया ने कहा कि नहीं हम सिम्बियम पे ही रहेंगे, उसका जो सिस्टम होता है अंदर चलता है सिम्बियम था। नोकिया का नाम हम सिम्बियम ही रहेंगे, उड़ रहा था नोकिया। नोकिया किसमें चल गया, सिम्बियम पे। ब्लैकबेरी का नाम सुने हैं, कहा कि हम अपना लाएंगे, नो सिम्बियम, हम क्या लाएंगे, अपना लाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट खुदा का दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा कंप्यूटर बिकता है, हम मोबाइल में कंप्यूटर डाल देंगे, विंडोज चला देंगे। आया बाकी कंपनी, जो रेस्ट कंपनी थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को भेजा, कहा कि पब्लिक को पता करो इनको चलाना सबसे इजी कौन सा रहेगा। तो इन लोगों ने कहा कि गूगल कंपनी ने जो बनाया है एंड्रॉइड, गूगल कंपनी ने जो बनाया है कौन सा, एंड्रॉइड। गूगल कंपनी का क्या चीज है, एंड्रॉइड। जो आप एंड्रॉइड चला रहे होते हैं ना, वो किसका है, गूगल का है। देखते हैं गूगल प्ले स्टोर से अपडेट मंगवा लेता है अपना। मोबाइल खरीदिए 10,000 रुपया का, लेकिन मोबाइल कंपनी अपना गूगल किसको बेचता है, नोकिया को, सैमसंग को। आप सैमसंग का अगर 20,000 का मोबाइल खरीदे ना, उसमें से 5,000 तो कौन लेके गया, गूगल ले गया है। कहा कि तुम डब्बा लो, अंदरवा जो चलेगा वो किसका है, मेरा है। समझ गया। तो पूरी कंपनियों ने डिसाइड किया कि दुनिया किस पर शिफ्ट करेगी। तो लोगों को पता चला गूगल जाइंट कंपनी है,
मैप उसका है, जीमेल उसका है, प्ले स्टोर उसका है, सब चीज गूगल का, यूट्यूब गूगल का है, समझा गया कि नहीं, सब उसी का। तो जितनी कंपनी थी शिफ्ट कर गई सब किस पर, एंड्रॉइड पर। किस पर, एंड्रॉइड पर, क्योंकि उन लोगों ने क्या देखा, फ्यूचर देखा। उस समय एंड्रॉइड एकदम नया नया था 2012 में, किसी को पता ही नहीं था क्या है यार एंड्रॉइड। नोकिया एकदम हल्का मजाकर, हम सिम्बियम पे रहेंगे, ब्लैकबेरी अपना लेके घूमेंगे, माइक्रोसॉफ्ट लुमिया लेके आएंगे, लुमिया चल गया, लुमिया मोबाइल लेंगे, कंप्यूटर वाला चीज मोबाइल में घुसा देंगे, यहाँ पे चल गए, ये खत्म हो गया ब्लैकबेरी, नोकिया खत्म हो गया यहाँ पे। आई पहला तो और गलती किया, नोकिया को खरीदा तो नाम हटा दिया, तो भाई नाम हटाया तो नया कंपनी बना देते, तो फिर खरीदे क्यों? अगर हम किसी कंपनी को खरीदते हैं और उस कंपनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर उस कंपनी को खरीदे क्यों? जैसे बाइजूस कंपनी ने आकाश को खरीद लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश, अभी भी लिखता है आकाश बाइजूस, नाम नहीं चेंज किया। टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो नाम बदल के क्या कर देगा, टाटा। तो भैया नाम बदला तो उतना बेवकूफ है, तो अपने को जहाज खोल देता टाटा नाम से, भी खरीदा क्या लिए उसको, यहाँ पर नाम यूज कीजिए उसका ब्रांड का। ये वाला का किया, नोकिया खरीदा, नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट लुमिया। अरे यार जब तुमको अपनी मोबाइल कंपनी लानी थी, नया ला देते, नाम रखते माइक्रोसॉफ्ट लुमिया, नोकिया को खरीदे क्यों? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी के क्या हो गए, शिकार हो गए, और हमेशा के लिए खत्म हो गए। आईफोन सर, आईफोन का अपना सिस्टम है, वो रेट कभी नहीं गिराता है। आईफोन कोई इंसान यूज के लिए नहीं खरीद रहा है। आईफोन इज अ साइन ऑफ स्टेटस, वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया आईफोन है। थोड़ी सी सिक्योरिटी लेवल है। रीजन क्या है कि जितने चोर होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, उनको पता है कि हम साइबर क्राइम करेंगे तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि क्या कौन सा तरीका निकालें कि चोरी हो सके। तो इसलिए वो वही तरीका निकालते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैप्चर किया जा सके। दुनिया में ज्यादातर ज्यादा लोग कौन से हैं, एंड्रॉइड वाले हैं। वो कहते हैं कि माथा लगाएंगे 20 बार, इतना दिमाग लगाएंगे, और के बाद हम अगर आईफोन का तोड़ निकालेंगे तो एगो गांव में एगो आदमी के पास होगा, गांव में 200 आदमी के पास आईफोन नहीं होगा। तो बताइए चोरवा दिमाग कहां लगाएगा, एंड्रॉइड पे। तो लोगों को लगता है आईफोन बहुत होशियार है, जब सबके पास आईफोन होगा ना तो दिमाग लगा देगा, कम है, इसलिए लोग उस पर चोरवा दिमाग नहीं लगाता है। वहां पे आगे बढ़ जाए तो बताइए नई रोजगार को ढूंढने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। लेकिन अगर आप नए मांग के हिसाब से उस चीज को पूरा नहीं कर पाए तो आप परमानेंट बेरोजगार हो जाएंगे, उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ढांचागत बेरोजगारी। बताइए शुरुआत में नोकिया को टाइम दिया गया था किस लिए, घर्षणात्मक। अगर ये सिम्बियम छोड़ के किस पे आ गया था, एंड्रॉइड बच जाता कि नहीं, ब्लैकबेरी बच जाता, सब बच जाता। लेकिन ना इसे जो अपने जाएंगे, तो शुरुआत में ये किसके शिकार थे, घर्षणात्मक, लेकिन बाद में किसके हो गए, संरचनात्मक बेरोजगारी के। किसके, संरचनात्मक बेरोजगारी। समझ आगे कि नहीं आगे, किसी को दिक्कत? हम चौक कलम छोड़ के किस पे आए थे, डिजिटल पे। तो समय लगा था कि नहीं लगा था, वो समय क्या कहलाया था, घर्षणात्मक। लेकिन पता चला ना चौके से पढ़ेंगे हम, चल जा रहे थे किसमें, संरचनात्मक में चल के रहते, नहीं चल के रहते जी। तो खतरनाक कौन सा होता है, सर आपका ऐप आईफोन में नहीं चलता। देखो जो आईफोन वाले लोग हैं वो अमीर होते हैं, समझ, बहुत अमीर। अमीरों के लिए बहुत ऑप्शन है, एक से एक कोचिंग है, लाख लाख रुपए फीस लगती है, आप अमीर लोग कहीं भी सर्वाइव कर सकते। गरीबों के लिए रहने दीजिए खान सर को, समझ में गया। वरना हमको कुछ नहीं जाता, आईफोन पे भी बना देंगे तो क्या जाता है। लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना, आईफोन जब आईफोन नहीं है तो तुम एक एंड्रॉइड खरीद लो, सब चलता है जी, चलता है सब चीज, पैसा ज्यादा लगता है उस पर। आगे बढ़ जाए, बताइए नए रोजगार को ढूंढने में लगाया गया टाइम, संरचना। नया मांग आदमी ढूंढता, नया नौकरी ढूंढता क्यों है, डिमांड अगर शिफ्ट हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए। इस शिफ्टिंग के दौरान लगी बेरोजगारी क्या कहलाती है, घर्षणात्मक। लेकिन कोनो घोंचू अपने को शिफ्ट नहीं किया तो हो जाएगा वो ढांचागत या संरचनात्मक बेरोजगारी। नोकिया किसमें चल गया, मांग में चेंज हुआ तो आप अपने आप को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। पहले मंजन आता था हथवा में ऐसे डाल के ऐसे लगे आदमी मंजन करता, समझ गया कि नहीं, लेकिन उसका शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, किस पे आ गया, पेस्ट। लेकिन कोई कंपनी कहती है ना ये बनेबे करेंगे आप, तो जो सोचा तू चल जाए वहां पे, संरचनात्मक में चल जाएगा। बकला समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत? खटिया वाला किसमें चल गया, संरचनात्मक में। आज का कोई खटिया बना रहा है, बताइए। नई क्वेश्चन पूछता है एक बार कि तकनीकी विकास के कारण कौन सी बेरोजगारी आती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है उससे कौन सी बेरोजगारी, घर्षणात्मक। हम संरचनात्मक शायद बोल दिया था गलती से, कौन सा होगा, घर्षणात्मक, याद रहेगा। कौन सी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। आगे बढ़ जा, लेकिन टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो हो जाएगा, सीखने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। इसके बाद आपको कई टाइप की अन्य बेरोजगारियां भी मिलती हैं, एक एक करके सबको समझ जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, कौन सा, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी उसे क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी के समय ब्याह का सीजन आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, मई में, अभी ब्याह का सीजन नहीं है। अच्छा अभी के समय में देखिए डीजे वाला सब, जो डीजे वाला होता है सब अभी खाली बैठा होगा, डीजे वाला भी क्या है, खाली बैठा। अब मई जून में जब ब्याह चालू होगा, एक दिन में दो जगह नाच के आएगा सब, डीजे वाला बजा के आता है, ओहो लगता है बुक किया इधर। तो मौसम के हिसाब से रोजगार मिलना और मौसम के हिसाब से रोजगार चला जाना क्या कहलाता है, मौसमी बेरोजगार। कौन सी बेरोजगारी, ये बताइए। मौसमी बेरोजगारी आप देखेंगे पंडित जी खरमास में पूजा नहीं कर पाते हैं और लगन में बहुत बिजी हो जाते हैं, गए हुए भी आए भी आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
अलग अलग टाइम हो जाता है। तो मौसम के हिसाब से रोजगार में दीपावली के समय पेंटर नहीं मिलते हैं, देखे कभी? सब इंसान पेंट कराता है घर द्वार अपना, तो जल्दी दीपावली के वक्त में पेंटर नहीं मिलते। कौन सा बेरोजगारी? हाँ, मौसमी बेरोजगारी। आगे बढ़ जाओ। अलग अलग समय में, अभी कॉफी का जो दुकान वाला था तो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। किसका? मौसमी बेरोजगार। तो जूस का दुकान लगा देगा, देखेगा ना, ठंडी में वो क्या बेचेगा? अंडा और कॉफी, क्योंकि ठंडी में क्या बिकेगा? अंडा और कॉफी। और वही गर्मी का दिन आएगा ना, जूस और लस्सी, क्या लगा देगा? जूस और लस्सी। दिमाग रहना चाहिए वो। तो सीजनल बेरोजगारी जो होती है ये भी होती है अक्सर, लेकिन दिमाग लगाइएगा तो सीजनल बेरोजगारी भी क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। किसी को दिक्कत? विंटर में आइसक्रीम वाला, हाँ, सीजनल बेरोजगारी होता है। विंटर में आइसक्रीम, ठंडी में आइसक्रीम बिकता है कौन? नहीं कोई खाता है, उतना नहीं कोई खाता होगा। अब सीबीएसई वाला कभी खा लेता है उसे। ठंडी में अगर आइसक्रीम खा रहा है तो पक्का सीबीएसई का होगा। नहीं, हिंदी मीडियम वाले को तो गर्मियों में नहीं मिलता है। घर वाला से कहेगा आइसक्रीम खाना है, 4 को सुना देगा वो। सीबीएसई वाला हाई वाला आइसक्रीम खाता है सब दूसरे को भी खिलाता है। चलो ध्यान देते हैं। मौसमी बेरोजगारी समझ आ गया? खेती में सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी होती है? खेती में मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी अपने से इंसान खुद पाल लेता है, क्योंकि जब आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो ही मौसमी बेरोजगारी के शिकार होंगे। आप मौसम के हिसाब से शिफ्ट हो जाइए। जैसे खेती में है, अब गेहूं का कटिया हो जाएगा, गेहूं काट देगा, अब कोई सब्जी उब्जी बो दे यहाँ पे, या फिर जो खीरा उरा होता है उसको बो दे। अलग अलग टाइप का बो देना चाहिए। धान की खेती किया पानी के समय, धान की खेती कर दे, एक जगह अपने खेत में एक कटा खोद के उसमें मछली डाल दे, दोनों साथ में चलते रहना चाहिए। यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी। खेती में कौन सी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी। एक होती है छिपी बेरोजगारी। कौन सी? छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी में जरूरत से ज्यादा मजदूर लगा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। समझा गया कि नहीं? खेती में कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? मौसमी के साथ साथ छिपी बेरोजगारी भी देखी जाती है। नाम से स्पष्ट है कि वह बेरोजगार है लेकिन छिपा हुआ है। बेरोजगार है लेकिन छिपा हुआ है। जैसे गांव में किसी का एक आदमी का खेत है ना, बड़ा सा खेत है, 8 आदमी का परिवार है, तो 8 खेतों में चल जाएगा। 8 का कोनो खुरपी ले जाएगा, कोनो कुदारी ले जाएगा, कोनो पूछ ले जाएगा, सब लेके चल जाएगा। किसमें? छिपी बेरोजगारी में। उसी में किसी एगो का एडमिट कार्ड आ गया, मान के चलिए एग्जाम का, तो एगो में से चल आएगा एगो बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा? इस 7 को मिलके उतने अनाज उगाएगा जितना वो 8 को मिलके किया। टीका कर रहा था वहां, समझा कि नहीं? टाइम पास कर रहे थे घास चिल्लाता है। बताइए, 8 मिलकर जितना अनाज उगाते हैं, एक के जाने के कारण में बच गया कितना? 7। तो 7 मिलकर कितना उगाएगा? उतना ही अनाज। अब इसमें मान के चलिए तुमको बूढ़ा बूढ़ी बीमार पड़ के हॉस्पिटल में चल गए, तो कितना बचा? 5। ये पांचों मिलके उतने अनाज उत्पादित करेगा जितना मिलके वो 8 को कर रहे थे। तू कर क्या रहा था? सब टाइम पास कर रहा था। तो जबरदस्ती टाइम पास करने के लिए घुसा लाएगा ना, तो उसमें कौन सी बेरोजगारी? छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें जो मजदूर की उत्पादन क्षमता होती है, जिनको बाहर निकाले हैं, 300 को बाहर निकाले हैं ना, ये कम से कम कितना उत्पादन कर रहे हैं? 0। क्योंकि अगर कम से कम 1 किलो का उत्पादन कर रहे होते ना, इनके जाने से उत्पादन में 1 किलो की गिरावट आती। अतः इनका मार्जिनल उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना था? 0। सीमांत उत्पादन कहते हैं, कितना था? 0। जरूरत से ज्यादा क्या लगा दिया मजदूर। समझा कि नहीं? बियाह में देखिएगा 8 गो महिला मिलकर 1 किलो प्याज छीन लेगी सब। कहीं बियाह हुआ होगा ना, तो गोलिया के लिए महिला बैठ जाएगी, बीच में 8 गो रहेगी, सब 1 किलो प्याज छीन लेगी, अब बतियाते रहेगी। बियाह में 1 आदमी का बियाह होता है, कम से कम 8 आदमी का बियाह सेट हो जाता है हाँ, लड़की सब कहती है ना कि हमारे घर वाला पढ़ने नहीं दे रहा, बियाह कर दे रहा। ये सब तुम लोग का गलती नहीं, दूसरे के बियाह में अपने चल जाएगी और वो पूरा झाड़ झूड़ के हो जाता है वहां पे से। दूसरे के बियाह में जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वहीं पे हो जाता, कोनो देख लेगा, किसी दूसरे कंपनी का सीईओ देख लेगा सीईओ समझते हो? बाप माँ आपके मम्मी पापा आपका सीईओ ही है ना, वो कहीं दूसरे के बियाह में बारात में देख के आए, उनका लड़कियां ठीक थी जी, बियाह कर देते। अब वो बेचारी तैयारी कर रही होगी, बीच में से उसको हिला देगा। समझ आ रहा है कुछ? एकदम बियाह में जाना ही नहीं है, जाना है तो इंगन बार और खौरा के जाए आगे बता। हाँ, ऐसे जैसे नहीं करेगी, ऐसे जानबूझ के जाती है एकदम पूरा दुकान बुलेट प्रूफ पहन लेते। चलिए ध्यान से, हथियार का प्रयोग तो कभी कभी हथियार खुदे में भारी पड़ जाता है। लड़की लोग को समझ आ रहा है? जिनको पढ़ना है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। समझा क्या? जरूरी नहीं कि बारिश हो तो आप बारिश के रुकने का इंतजार करिए, आप छाता लगाइए। ये सब चीजें जो होती हैं घर वालों के लिए, बात समझिए। अभी भी इंडियन कल्चर में ना, माँ बाप को ऐसा लगता है कि लड़कियां के जल्दी से ब्याह करके हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ये मेंटेलिटी बन चुकी है लोगों की। मेंटेलिटी एक दिन में दूर नहीं हो जाती, उसके लिए एक समय लगता है। तो कम से कम जब तक समय लग रहा है तब तक आप समझदारी से काम लीजिए। जब समय ज्यादा लगे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। ब्याह में घूमेगा और भी हथियार लेके आगे बढ़े। सर मम्मी कहती है कि अच्छे से जाओ अरे बाप रे तो फिर मत कहिए मम्मी की टाइम नहीं देते हैं लोग घर वाला पढ़ने के लिए। हम गलत बोल रहे हैं जी? लड़की लोग बताओ, हम तो सही है बताएं आप लोग के लिए। बहुत सारा लड़का सबको तो कम है आदमी पढ़ने के, लड़का सबको भी घर वाला बहुत जल्दी शादी कर देता। लेकिन समस्या क्या है? बेरोजगार को कौन ना पूछता है न तो ये सबको घर वाला से पहले अपने ब्याह कर लेगा। सब बोल देगा सर मामा ब्याह का नहीं कर दो, नौकरियां लग जाएगा तो अपने बोल देगा। कम कचरा होता है सब। का जी काली नहीं बोलेगा तुम आगे बढ़े।
प्रछंद बेरोजगारी भी कहते हैं। डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट या प्रछंद बेरोजगारी, कौन सा लिखा है प्रछंद, आधा चौ भी रहता है। छोड़ दो इसको, आगे बढ़े, चलो ध्यान देते हैं। छिपी बेरोजगारी, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? छिपी, कोई उत्पादन नहीं कर रहा। खेती में कौन सी बेरोजगारी? दोनों, खेती में मौसमी भी होता है, छिपी बेरोजगारी भी होता है। समझ में गया? नई टेक्नोलॉजी के लिए ढांचात्मक। एक होता है शिक्षित बेरोजगार, कौन सा? शिक्षित, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। आप लोग किसमें आते हैं? किसमें? शिक्षित बेरोजगारी। देखिए, जब व्यक्ति को शिक्षा की योग्यता रहने के बाद भी उसे योग्यता के अनुसार नौकरी ना मिले तो क्या कहलाता है? शिक्षित बेरोजगारी। कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी। योग्यता के अनुसार ना मिले तब। अब आप पीएचडी कर लिए हैं तो आपकी योग्यता होती है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लेक्चरर तो बन ही जाइए, या फिर अगर अपना पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, नहीं तो यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके लेक्चरर लीजिए। लेकिन पता चला आपको मिल गया नौकरी बिहार पुलिस में कांस्टेबल या फिर एमटीएस का जॉब, आपको मन लगेगा पीएचडी करने के बाद? नहीं। इसकी एक सबसे बड़ी खराबी है कि शिक्षित बेरोजगारी में शिक्षित व्यक्ति कहीं ना कहीं जॉब ले लेता है, लेकिन जब उसको अपनी योग्यता के बराबर नहीं मिलता है तो कमाई अच्छा से नहीं करता। अब ये बताओ, कोई गांव का लड़का है, खूब दौड़ लगा रहा है, मैट्रिक पास किया और उसको बिहार पुलिस का जॉब मिल जाए, एक नंबर वो खुश रहेगा, डंडा लेगा, एक नंबर एकदम तरना के चलेगा। कौन सी बोलता है हमको? सिंघम, बिना स्टारे वो सिंघम बनेगा। रीजन क्या है कि उसी लिए मेहनत कर रहा, अल्टीमेट उसने अपने गोल को पा लिया। जब इंसान अपना गोल पा लेता है तो बहुत खुश रहता है, अदरवाइज में नहीं खुश रहता। हमारा गोल था आर्मी में जाना, टीचिंग में चिल्लाते रहो इसे यहाँ पे, समझ में नहीं? टीचिंग मेरा गोल नहीं था, मेरा गोल था आर्मी में जाना। अब तक आर्मी में गए रहते, शहीद होकर आ चुके रहते। हाँ, एकदम पक्का है यहाँ पे। इतना बर्दाश्त थोड़े करता है आदमी, तब तक बर्दाश्त करता है जब तक आदमी को बटालियन का कमांड नहीं मिला। जिस दिन देख लिया एक बटालियन का कमांड मिल गया, 600 है बहुत है, चल दे हेल जो यहाँ पर, क्योंकि बवाल लाद लेंगे, बाकी तो पीछे सही करेगा, वहां पे शांत हो जाएगा मामला। तो जब इंसान को अपनी योग्यता अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जब मिल जाता है उसके लिए टेंशन खत्म हो जाता है। अब एक बात बताओ, हम टीचिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आर्मी में जाना था नहीं हो गया तो ये भी चल ही रहा है, बहुतों को आर्मी में पहुंचा देंगे हम, जहां हम नहीं जा सके वहां आप लोग जाइएगा। वैसे भी शिक्षक को सवाल खुद अपने जगह पे रहता है, दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है। तो हम समझिए, अब हम आपको पढ़ाते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन ज्यादातर लड़के हमारे पास आते हैं, या तो ग्रेजुएशन कर लिए हैं या तो ग्रेजुएशन में है। आप सब लोग इंटर पास करके ही आए होंगे, लोग अमूमन वही पास किए होंगे, कोई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होगा तो कोई कंप्लीट कर लिया हो। अब ये बताओ बाबू, हमको अगर कल को नर्सरी के लड़का को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए तो हम कहाँ पढ़ाएंगे ओकरा? वो किसमें चल जाएंगे हम? शिक्षित बेरोजगारी। हमको कल को अगर मैट्रिक के लड़का को पढ़ाना पड़ जाए, छोटका मैट्रिक को, फिर मैट्रिक वाला सबको तो समझाइयो देगा कि देख भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। उन सबका सिलेबस में कितनी चुकी होता है, 3 महीना में आदमी उड़ा देगा पूरा मैट्रिक के। ये इतनी चुकी सिलेबस 5 को 6 को चैप्टर बायोलॉजी में होता है, 6-7 को चैप्टर केमिस्ट्री में है, ऐसे ही 6-7 फिजिक्स में है। पूरा पॉलिटी है, ये नहीं है। लोग संसद और विधानमंडल में पॉलिटी खत्म, ज्यादा नहीं होता उन सब में। मुगल में भी पूरा मुगल नहीं है, बाबर हुमायूं बस नहीं समझे, घाघरा का युद्ध कर रहा है सर, घाघरा का युद्ध मैट्रिक आगे पास किया गया। जब कभी भी किसी शिक्षित व्यक्ति को उसके योग्यता के बराबर जॉब नहीं मिले तो वो क्या हो जाता है? शिक्षित बेरोजगार। अब वो बताइए अच्छा से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमको अगर कल को कक्षा 5 के लड़कों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, मन लगेगा हमको पढ़ाने में? जब तक समझाएगा नहीं आदमी तब तक मन नहीं लगेगा। अब नर्सरी के लड़के को क्या पढ़ाना? लिखो सी फॉर कैट, वो गधा को पढ़ाइएगा सी फॉर कैट आएगा तो लिख देगा इसे, ना होगा डाटल बनेगा ना मारल बनेगा। आदमी अब क्या करे होगा यहाँ पे, और ना तो नौटंकी करेगा सब। क्या चीज छोटका छोटका को भी पढ़ाए हैं, वो इतना खचरा होता है खास करके जो नया नया लिखता है सब, तब एक अक्षर लिखेगा सब, देखिए तो सर हाँ ठीक है लिखो लिखो, फिर एक अक्षर लिखेगा। ये वाला कैसा है? अरे सजा तो नहीं, पूरा एक लिख के दिखा ना, एक बनवा बार बार लिख के दिखाएगा वहां में, डांट दीजिएगा तो गोलिया देगा पूरा। सबको पढ़ाना भाई मेहनत का काम है भाई, हम लोग को तो बहुत आसान है। आप लोग सब सीख क्या है, नया डायरेक्शन देना है। वो छोटका सबको कौन समझाएगा आदमी यहाँ पे? कुछ हाँ मैडम अच्छा से समझाती है। देखिए असल में वो लोग उतना गुस्सा नहीं होती, महिलाएं ज्यादा गुस्सा नहीं होती हैं, तो वो ठीक होता है। यहाँ पर कुछ उसमें भी मरखा होती है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, हम लोग एक मैडम थी बहुत मरखा, तो हम लोग 7-8 आदमी मिलकर पंडित जी को बुलाए लोग और यज्ञ करवाए थे लोग ताकि वो थोड़ा उनका स्वभाव में कमी आए। यज्ञ सफल हो गया था, उनका ट्रांसफर हो गया। हम लोग बहुत खुश थे। जो पंडित जी थे उनको हम लोग शंकराचार्य इतना वैल्यू देते थे, महाराज साहब आप ही की वजह से हुआ है, बहुत इज्जत। अरे बड़ी मार मारती थी, इधर या उलाद के डस्टरवा से इधर या मार, मिटाने वाला लकड़िया का डस्टर होता है। बड़ी कुछ लोग होते हैं टीचर में पीटने वाले। तो बताइए शिक्षित बेरोजगारी समझ आ गया? अब ये बताओ, कोई बीटेक किया ठीक है, और उसको वोडाफोन में कस्टमर केयर बना दिया है, नमस्कार मैं वोडाफोन, बताइए कौन कौन गरिया देता है सो देखते हैं। तो उसका कॉल रिकॉर्ड हो रहा होता है, अगर रिकॉर्ड नहीं होता ना तो अच्छा से सुना देता। और कभी कभी कौन वो गधा कहीं का, तुम्हारा रिकॉर्डिंग थोड़ी ना, जब कॉलिंग होता है ना तो कॉलिंग पे उसको रिकॉर्ड हो ही जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जो कॉल सेंटर पे कॉल आता है ना वो रिकॉर्ड ही रहेगा, ऑटो रिकॉर्ड पे जाएगा। हमारे यहाँ कोई कॉल आएगा ऑटो रिकॉर्ड पे जाएगा, कोई भी चीज ऑटो रिकॉर्ड पे जा सकती है। पता चला कि हमारा ही कोई स्टाफ है या किसी कंपनी का स्टाफ है, किसी कस्टमर से उल्टा सीधा बोल दिया, आखिर उस स्टाफ में भी डर रहना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? निकाल देगा आदमी किस शिफ्ट में किसकी ड्यूटी थी, किस नंबर से कॉल आया था, खटाखट हो जाएगा। वहां पर नंबर बताएगा कि इस नंबर से हम फोन किए तो डालेगा आदमी ये नंबर, तो पूरा डेट बाई डेट दिखा देगा उस समय कितने नंबर काउंटर पे
था वहां, सारा चीज पता चल जाता है। आगे बढ़ जाए। और एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये अभी तो 4 हुआ, घर्षणात्मक समझ में गया। मौसमी छिपी बेरोजगारी, सीमा, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपने कुल क्षमता से काम नहीं करता? शिक्षित बेरोजगारी, किसमें? शिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी का क्या कहे? कोरोना में जितना रुला दिया प्राइवेट टीचरों को स्कूल वालों ने, क्या ही बताया जाए। अब प्राइवेट स्कूल वाले टीचरों को सैलरी कितना देता है? 2000 से शुरू होता है प्राइवेट स्कूल में टीचर। एक मजदूर जब मजदूरी करने आता है ना, तो एक दिन का 400 रुपया लेता है, महीने का उसका भी 12,000 पड़ता है। अगर वो आधा दिन भी काम करता है तो 6,000। स्कूल में बच्चों जो छोटा था 2000 से 4000, 5000, 6000 ऐसे पे पढ़ाया जाता है, उस पर भी टाइम से सैलरी नहीं देता है। कोरोना में स्टूडेंट से स्कूल वालों ने पैसे लिए थे, लेकिन बेचारे टीचरों को नहीं दिया था। अब टीचर कहाँ जाएगा? कहाँ जाए बताइए? वहां वो कोई काम भी करेगा ना, तो टीचर एक ऐसा चीज हो जाता है ना, अगर काम करेगा तो लोग उसकी मजबूरी नहीं समझेंगे। देखा टीचर सब्जी बेचते है, अब कौन सी करता है? अरे बेचारा बाल बच्चे उसके भी होंगे, फैमिली उनकी भी होगी। कितने आप में से किसी के घर में कोई प्राइवेट टीचर होगा, वो दर्द समझ सकता होगा कोरोना में क्या हुआ था वहां पर। और सब भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता, गवर्नमेंट कभी आई नहीं थी। स्टूडेंट से आधी सैलरी लेता स्कूल वाला भी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल लीज पर चलते हैं, आधा फीस ले लेता। और टीचरों को भी कम से कम आधा दे देता कोरोना में। लेकिन ना, अब हम लोग होते कौन है बोलने वाला? गवर्नमेंट के हिसाब तो हम लोग है नहीं यहाँ पर, मानवता के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं। बहुत समस्या हुई थी शिक्षित बेरोजगारी में, और ये शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है आज के समय में, जिसका कहीं ना कहीं रीजन है शिक्षा के लेवल में गिरावट। बहुत ज्यादा लेवल में गिरावट आ गया। आज बीटेक इंजीनियर ऐसा ऐसा आदमी आ गया है जो कुछ मतलब बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, फिर भी बीटेक कर लिया, डिग्री ले लिया। अब आईआईटी से निकला, उसके पास भी बीटेक का डिग्री, और कहीं बेंगलोर से आया, उसके पास भी डिग्री। तो डिग्री सेम हो गई है, बट नॉलेज सेम नहीं हो पाया। अब कोई बीएचयू से ग्रेजुएशन करके निकला, आप लोग ग्रेजुएशन वाले गेस्ट पेपर लिख के, आप लोग को दलाल फोन करता होगा एग्जाम आ गया ना, तो एग्जाम छोड़ देता, सब सब्सिडी का छूट गया तुम्हारा। आगे बढ़ जाए। इसका पीडीएफ, हाँ इसका पीडीएफ दे देंगे। अब टाइम हो गया बाबू, आगे का कल समझा देंगे, अब इसका पीडीएफ आपको कल देंगे।